नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे थे। तो आज हम 18 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल से उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹5,000 से ₹2,000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद में रिटेलर अपने क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 5% की क्या देता है, छूट देता है। तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 रुपये से 2,000 रुपये क्या है, कम है। तो बताओ 5,000 रुपये से 2,000 रुपये कम है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3,000 रुपये है। इसके बाद में डीलर क्या करता है, इस पर 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो बताओ यदि डीलर इस पर हमें 10% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सेल कितने में किया है, 10% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 90% में क्या किया उसने, सेल किया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 27 और 2 जीरो हैं तो 2700 रुपये हो गया। अब उसने 10% की छूट पर क्या किया है, रिटेलर को बेच दिया। तो मतलब ये रिटेलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये रिटेलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जबकि जो डीलर था उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की क्या देता है, छूट देता है। अब जो रिटेलर होगा वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर 5% का हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो बताओ 5% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने सेल कितने में किया, मतलब 95% में वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 27 को 95 से गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, 2565 रुपये, 2565 रुपये। तो ग्राहक के लिए उसका जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा वो होगा 2565 रुपये। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि P, Q, R, S, T, U और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह से ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। मतलब इस प्रकार से मंजिल बनाई गई है, ये 7वीं, 6वीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ये इस प्रकार से 7 मंजिल हैं। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि जो U है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल जो 7 है इस पर कौन रहता है, इस पर रहता है कौन, U। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि T और Q की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि T और Q की मंजिल कौन सी है, तो इस वाली लाइन को हम एक बार क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि Q मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमें Q का पता चल गया कि जो Q है वो कौन सी मंजिल पर रहता है, 3 नंबर मंजिल पर रहता है। तो Q का नंबर भी पता चल गया कि Q तीसरी मंजिल पर रहता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो V है वो P की मंजिल से ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो अभी तक हमें P का भी नहीं पता है, तो इस वाली लाइन को भी हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगला है कि S R की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, कि जो S है वो R की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो ये भी अभी तक आपस में लिंक नहीं है, तो इस लाइन को भी एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे। लास्ट लाइन हमें बोल रहा है कि Q जो है वो R की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो जो Q है वो R के नीचे रहता है, इसका मतलब R इसके कहाँ है, ऊपर है। मतलब R की मंजिल हो गई यहाँ पर कौन सी, फोर्थ, क्योंकि Q जो है वो R की मंजिल के नीचे रहता है। अब हमने जो 3 लाइनें होल्ड की हैं उन लाइन को इनसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली लाइन देखिए क्या थी कि जो T और Q की मंजिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, किसके, T और Q के। तो देखिए यदि हम एक नंबर पे T को बैठाते हैं तो T और Q के बीच में केवल 1 रह जाता है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि T और Q की मंजिलों के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो देखिए हमें T को कहाँ बैठाना होगा, तो T को हमें बैठाना होगा Q के बीच में 2 आदमी छोड़ के। तो यहाँ पर 6वीं मंजिल पे हम किसको बैठाएंगे, T को बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ से T और Q के बीच में कितने आदमी हो जाएंगे, एक 5वीं पे हो जाएगा और एक 4वीं पे हो जाएगा। और ये हमसे पूछा है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, तो कौन रहता है, T रहता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो बाकी बच गए हैं हम उनका भी बता सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी पूछा जा सकता था। तो अगली हमारी लाइन थी कि जो V है वो P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, कौन, V। तो V P के ऊपर रहता है, तो अभी तक P हमारे पास है नहीं। तो अगली लाइन को देखो कि जो S है वो R की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, कौन, S। तो S हो जाएगा R के ऊपर वाली पे। अब देखो पहली लाइन क्या थी हमारी कि जो V है वो P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो 2 ही मंजिल बची हैं, तो जो V है वो P के ऊपर वाली पे होगा, मतलब P कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा। तो इस प्रकार से हम सभी के मंजिल को डिसाइड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कथन और उसके बाद में 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया है कि सभी गधे क्या हैं, जेब्रा हैं। तो देखिए यदि हम गधे का डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, तो ये हो गए हमारे कौन, गधे। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी गधे क्या हैं, जेब्रा हैं। तो सभी गधे जब जेब्रा होंगे तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जेब्रा के अंदर आ जाएंगे। हम यहाँ गधे को D डोंकी से लिख रहे हैं और जेब्रा को Z से लिख रहे हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ सांड जो हैं वो बिल्लियाँ हैं। तो देखिए ये मान लो हमारे कुछ सांड हो गए, जिसको हम बुल यानी कि B से लिख सकते हैं, और कुछ सांड क्या है, बिल्लियाँ हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी क्या, कैट। इनका कुछ हिस्सा आपस में क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि कुछ बोल रहा है सभी नहीं बोल रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ गधे जो हैं वो क्या हैं, लंगूर हैं। तो कुछ गधे लंगूर हैं, तो लंगूर और गधे का कुछ हिस्सा आपस में क्या होगा, कॉमन होगा। तो देखिए ये गधे का डायग्राम था, तो इससे क्रॉस करते हुए हमें एक डायग्राम बनाना होगा जो कि किसका होगा, लंगूर का।
जिसको हम L से लिख सकते हैं। अब इन डायग्राम से हमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कुछ जेब्रा जो है वो क्या है, सांड है। तो कुछ जेब्रा सांड है, तो देखिए जेब्रा का डायग्राम ये है और सांड यानी कि बुल का डायग्राम ये है, तो आपस में इनका कोई कनेक्ट ही नहीं है। जबकि ये कह रहा है कि कुछ जेब्रा सांड है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि कुछ जेब्रा सांड होते तो ये इनका हिस्सा आपस में क्या क्रॉस होना चाहिए था। अगला है कि कुछ जेब्रा जो है वो लंगूर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम जो है वो किसका है, लंगूर का है, और ये किसका है, जेब्रा का है। तो देखिए यहाँ पर जेब्रा और लंगूर का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कुछ जेब्रा जो है वो क्या है, लंगूर है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि कुछ गधे जो है वो क्या है, बिल्लियाँ हैं। तो कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, तो देखिए ये हमारे कौन है, यहाँ पर गधे हैं। तो गधे का यहाँ पर यदि देखेंगे तो कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, तो देखिए गधे का डायग्राम यहाँ पर है और बिल्लियों का डायग्राम यहाँ पर है, तो आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि ये कह रहा है कि कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, यदि होते तो आपस में क्रॉस करना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है, पालन करता है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन होगा। पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल रहेगा। तो देखिए 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन अपनी बातचीत करने का क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। अब रविवार के दिन क्या होता है, रेस्ट होता है, और पी ने कहा है कि उसके लिए जो शुक्रवार है वो क्या होगा, अनुकूल होगा। तो यहाँ से देखिए सोमवार से शुक्रवार तक हम दिन बना लेते हैं। यह है सोमवार, उसके बाद में आएगा मंगलवार, उसके बाद में आएगा बुधवार, उसके बाद में होगा गुरुवार, उसके बाद में होगा शुक्रवार, और उसके बाद में होगा शनिवार। तो ये हो गए हमारे 6 वार। संडे का दिन क्या होता है, रेस्ट होता है। तो यहाँ पर पी ने कहा है कि शुक्रवार उसके लिए क्या होगा, अनुकूल होगा, मतलब शुक्रवार के दिन कौन आ जाएगा, पी। उसके बाद में देखिए यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। तो यू प्रक्रिया को शुरू करता है और कौन से दिन करता है, सोमवार को रिकॉर्ड करता है, मतलब सोमवार को हो जाएगा कौन, यू। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एस टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए अभी तक इसमें एस और टी कहीं पर नहीं है, जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है। तो इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो जो कनेक्ट नहीं हो पाता है उसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्यू है वो यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो देखिए यहाँ पर यू है और जो क्यू होगा वो यू और एस के बीच में करेगा, मतलब बुधवार को यदि हम एस से रिकॉर्ड करवाएं तो मंगलवार को कौन कर लेगा, क्यू कर लेगा, क्योंकि क्यू जो है वो यू और एस के ठीक मध्य वाले दिन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद में देखिए हमने जो पहले लाइन छोड़ी थी उसको कनेक्ट यहाँ पर करेंगे। तो पहले हमने लाइन छोड़ी थी कि जो एस है वो टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करता है। तो देखिए यहाँ पर ये एस है, तो ये टी से पहले दिन रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब टी इसके बाद में करेगा, तो गुरुवार को कौन हो जाएगा, यहाँ पर टी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारों को हमने इसमें लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा है हमारे पास, और वो कौन है, आर है। कौन है, आर। तो वो हो जाएगा कौन से दिन, शनिवार। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा गया है कि टी ने गुरुवार का चयन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष बचा है। तो कौन सा दिन शेष बचा है, शनिवार बचा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, तो ऊपर की ओर की जो दिशा होती है वो होती है हमारी कौन सी, नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा, और दाईं तरफ जो दिशा होती है हमारे वो होती है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड, और इनके अपोजिट, पूर्व के अपोजिट में कौन होता है, पश्चिम। तो इस तरफ हो जाएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट, और नीचे की ओर हो जाएगा नॉर्थ के अपोजिट यानी कि साउथ। तो ये डायरेक्शन होता है, जिस पेज पे हम काम करते हैं उस पर डायरेक्शन इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में देखिए मान लो कि ये जानवी का घर है, तो वो क्या करती है कि पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। तो इसके घर से पश्चिम इस साइड होगा, तो यहाँ से चलती है और कितना चलती है, ये 45 मीटर यहाँ से चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 32 मीटर चलती है। तो जब उसका मुंह इस दिशा में होगा तो इसका दाईं तरफ कौन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगी और कितना चलती है, 32 मीटर चलती है। तो 32 मीटर ऊपर की ओर चलेगी। फिर क्या करती है, वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। तो इसका मुंह जो होगा वो उत्तर दिशा में होगा, तो दाईं तरफ होगा इसका पूर्व दिशा की ओर, तो इस साइड जाएगी और कितना जाएगी, 88 मीटर जाएगी। तो बस आपको यहाँ पर लंबाई का ध्यान रखना है कि देखिए इधर हम आए थे कितने 45 और जहाँ 88 मीटर है, तो मतलब इस वाली लाइन से हमें आगे क्रॉस करते हुए निकल जाना है, और कितना गई है, ये 88 मीटर चली है। उसके बाद में वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो इस दिशा में जब इसका मुंह होगा तो दाईं तरफ कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ आएगी कितनी, 50 मीटर। तो देखिए ऊपर गए थे हम कितना, 32, और नीचे आ रहे हैं 50, तो मतलब इस वाली लाइन को क्रॉस करते हुए हमें आगे तक जाना है। तो ये हो गया कितना, 50 मीटर। अब उसका मुंह होगा इस दिशा में। अंत में वह क्या करती है, पुनः दाएं मुड़ती है, पुनः क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। तो देखिए जब इसका मुंह इस साइड में होगा तो इसका दाईं तरफ होगा इधर, कौन सी साइड में, पश्चिम दिशा में। तो इधर ही घूमेगी और चलेगी कितना, 43 मीटर, 43 मीटर। अब हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए यदि हम इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन यहाँ से खींचें, यदि सीधी लाइन हम यहाँ से खींचें तो इस तरफ 45 गए थे, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, 45, और टोटल 88 थी, तो उसमें से 45 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 43। तो देखिए इस पॉइंट से हम इधर 43 गए थे और 43 वापस आ गए, मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में होंगे। और कौन सी दिशा में ये है, तो ये दक्षिण दिशा में है। तो हमारा ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या कौन सा होगा, फोर्थ होगा। अब हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो देखिए इस वाली लाइन को हम जब इस प्रकार से मिलाएंगे तो हमें पता है कि ऊपर हम इस वाले पॉइंट से यहाँ तक गए थे तो कितना चला था हमने, 32 मीटर चला था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 32 है, और टोटल 50 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बच जाएगी, 18 बच जाएगी। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 18 मीटर है। तो शुरू वाले बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है, 18 मीटर की दूरी पर है, और कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे थे। तो सबसे पहले तो हम एक मेज बना लेंगे वृत्ताकार, तो ये हमारी मेज हो गई और ये हो गया इसका केंद्र, तो सभी का मुंह केंद्र की ओर है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो ई है ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। तो सबसे पहले हम ए को ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने ए को ड्रॉ कर लिया। अब जो ई है उसके ठीक बाईं ओर बगल में खड़ा है, तो यहाँ पर इसका बाईं ओर हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो देखिए जो सी और एफ अभी तक हमारे डायग्राम में है नहीं, तो इस वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, एक बार होल्ड कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति थे। तो यहाँ पर डी और ए भी अभी तक आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके ठीक बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगली लाइन को हम यदि रिलेट करें, तो इस वाली लाइन को अभी तक हमने रिलेट नहीं किया है, तो इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे। अगला है कि बी जो है वो ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। तो देखिए बी जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ए से, तो इसके दाईं ओर बगल में कौन खड़ा है, ए के दाईं ओर बगल में खड़ा हो गया कौन, बी। उसके बाद में देखिए जो बाकी लाइन हमारी बच गई हैं उनको हम क्या करेंगे, अब कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वाली लाइन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा था कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा ए और ये है बी। यहाँ पर मान लो कोई एक व्यक्ति और बैठा हो और यहाँ पर बैठा दे हम किसको, डी को। तो देखिए डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर से 2 व्यक्ति हो गए, तो इधर से भी हम कितने व्यक्ति बैठाएंगे, 2 व्यक्ति बैठाएंगे, क्योंकि ये नहीं कहा है कि कौन सी दिशा में। तो इधर भी 2 व्यक्ति होने चाहिए और इधर भी क्या होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो टोटल 6 व्यक्ति इस प्रकार से हम बैठा देंगे। अब ये देखना है कि कौन से स्थान पर आएगा। तो उसके लिए एक लाइन और हमने होल्ड की थी कि जो सी है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो सी है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था, तो इस वाले पॉइंट पे हमें एफ को बैठाना होगा, ताकि इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठ जाए, सी बैठ जाए। तो सभी की पोजीशन फिक्स हो गई है। अब क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था। तो ये एफ है और एफ के ठीक बगल में कौन सी दिशा में, दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में हमारे पास लिखा है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में है 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए हमें क्या करना होगा अंडर रूट हटाने के लिए, कि जो बटे में संख्या होती है उसका साइन चेंज करके, बीच में प्लस का साइन है तो हमें माइनस का साइन लगाना है और ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी कि 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 माइनस कोस थीटा से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे बचेगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ही जगह तो एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा और बटे में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ अंडर रूट लगा हुआ था तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा केवल कौन, साइन थीटा। अब देखिए इनमें अलग अलग यदि हम साइन थीटा से डिवाइड करें तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा और माइनस कोस थीटा और बटे में है कौन, साइन थीटा। हमने अलग अलग साइन थीटा का क्या किया है, भाग कर दिया है। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और कोस थीटा बटे साइन थीटा ये होता है हमारा कोट थीटा। तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि निम्नांकित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या 1000 में है, साइकिलों की संख्या हमें दी हुई है। और 2013 में बेची गई साइकिलों की जो संख्या है वो 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए 2013 में कितनी साइकिलें बेची गई, तो 2013 में साइकिलें बेची गई है कितनी, 45। जबकि यदि हम देखें 2017 में कितनी बेची गई हैं, तो 2017 में यदि देखें तो 2017 में साइकिलें बेची गई हैं कितनी, 90। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इनकी 90 के मुकाबले 45 जो है वो कितना परसेंट है, हमें यही बताना है। तो 2013 में बेची हमने 45 और 17 में कितनी बेची, तो वो आ जाएगा इसके बटे में 90 और गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। तो 45 से कैंसिल आउट होगा 2 बार और 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 50%। तो 13 में बेची गई साइकिलों की जो संख्या है वो 17 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना परसेंट है, तो 50% है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनिता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह वामावर्त 135 डिग्री मुड़ती है और उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख जो है वो कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसके बाद में देखिए अनिता का मुख कौन सी दिशा में था, उत्तर दिशा में था। तो मतलब पहले वो खड़ी थी इस दिशा में उत्तर की ओर मुख करके, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त का मतलब ये हो गया कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कितना, 135 डिग्री। तो बताओ जब इधर घूमेगी तो यहाँ तक हो जाएगा 90 डिग्री और 90 प्लस 45 135 होता है। तो इसका मतलब उसको 45 डिग्री और घूमना होगा। तो फिलहाल उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, ये 135 डिग्री घूम गई है कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में।
फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज जाएगी वो कितना 90 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ से वापस वो इस वाली डायरेक्शन में जाएगी तो 45 तो यहाँ तक हो गया और 45 जाएगी तो मतलब फिलहाल उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। तो ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होती है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट साइड, ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ। तो पूछ रहा है कि उसका मुख फिलहाल कौन सी दिशा में है। तो देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 9:12 समानुपात 12:x है और 28:42 समानुपात 42:y है तो 2x + y का मान हमें यहाँ से बताना है। तो देखिए जब समानुपात में संख्याएं होती हैं तो क्या होता है, क्योंकि भार वाली संख्याओं का जो गुणा होता है वो बीच वाली संख्याओं के क्या होता है, गुणा होता है। यानी कि 9x बराबर हो जाएगा 12 × 12 के। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 12 × 12 और बटे में आएगा कितना 9। तो देखिए 3 से 3 बार कैंसिल, ये 4 बार कैंसिल, फिर ये 3 से 4 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी 16। ऐसे ही यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 42 × 42 और 28 आ जाएगा इनके बटे में। तो देखिए 14 से 2 बार कैंसिल होगा और ये 14 से कैंसिल होगा 3 बार और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 21 बार और 21 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 63। तो y की वैल्यू होगी कितनी 63। हमें वैल्यू बतानी है 2x + y की। तो 2 × x का मान है 16 और प्लस का ये हो जाएगा कितना 63। तो 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 और 32 और 63 कितना होता है 95। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखी है कि 11:130 और ये समानुपात में है 7 और ये है 58 और समानुपात 15 ये वाली संख्या हमें बतानी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका संबंध जो इससे है वही इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध आगे कौन सी संख्या से होगा ये हमें वहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम ध्यान से देखें तो ये 11 है और ये 130 है, मतलब 11 के स्क्वायर के आसपास है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है और उसमें यदि हम 9 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है कौन 130। आगे देखो ये 7 का स्क्वायर होता है कितना 49 और यदि हम उसमें 9 ऐड करें तो हमें मिल जाता है कितना 58। तो इसका मतलब हमें इस संख्या का क्या करना है स्क्वायर करना है और जो भी आए उसमें 9 क्या करना है ऐड करना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 234। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि t जो है वो > है किसके f के। तो देखिए t और f वाले रिलेशन को यहाँ से यहाँ तक यदि हम लिखें तो ये लिखा हुआ है कि f > s और t। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि t बड़ा है किससे f से, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो कौन होता है बड़ा, मतलब इस तरफ जो लिखा होता है वो कौन होता है बड़ा होता है और इधर कौन लिखा होता है छोटा। तो यहाँ पर यदि हम इन संख्याओं को मान लें सोल्व करने के लिए कि f s से बड़ा है, तो जैसे मान लो मैंने इसका मान 6 माना तो हमें s का मान इससे कम मानना होगा, जैसे कि मैंने 5 मान लिया, और फिर s से छोटा t है तो इसका मान और कम मानना होगा, मतलब मैंने मान लिया 4। अब क्वेश्चन में यदि हम इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखिए t का मान हमारे हिसाब से होना चाहिए 4 और f का होना चाहिए कितना 6। तो बताओ क्या 4 जो है वो 6 से बड़ा होता है, नहीं होगा। अगला है कि h जो है वो <= है किसके f के। तो h से f तक यदि हम लिखें यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को यदि हम ड्रॉ करें तो ये होगा h = w और f। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये w है वो f से बड़ा है। तो यदि w की वैल्यू हम कुछ भी माने, जैसे कि मान लो मैंने 5 मानी, तो f इससे छोटा होगा, मतलब कितना आएगा 4, और h और w बराबर है तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। तो यहाँ पर रख के देखो h की वैल्यू हमारे हिसाब से होनी चाहिए 5 और f की वैल्यू होनी चाहिए कितनी 4। तो यहाँ पर देखिए मुंह किसी तरफ खुल रहा है f की तरफ, तो मतलब f बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या है छोटा है, मतलब ये भी क्या है गलत है। अगला है को किसका कि y जो है वो <= है s, या हम बोल सकते हैं कि जो s है वो y से क्या है बड़ा। तो y से s तक यदि हम चलें, y से s तक यदि हम चलें तो ये लिखा हुआ है क्या कि s > है t और ग्रेटर है किससे y से। तो देखो मान मानेंगे यहाँ पर, यदि s का मान मान लूँ, जैसे मान लो मैंने 5 ही मान लिया, तो t से छोटा या बराबर है मतलब हम मानेंगे 4 और t से छोटा y है तो मतलब मैं मान सकता हूँ इसको 3। अब यहाँ पर वैल्यू रखो कि y की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी 3 और s की वैल्यू कितनी 5। तो क्या 5 3 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पर अगले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से इस अगले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि w से जा रहे हैं हम कहाँ तक t तक। तो देखिए w से t तक यदि हम लिखें तो ये लिखा हुआ है w > f > s और t। तो हम यदि यहाँ से यहाँ तक लिखें तो देखिए w f से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू मैं 6 मानूँ तो ये हो जाएगा 5, फिर ये इससे छोटा है मतलब 4 और ये इससे छोटा है मतलब 3। तो यहाँ पर यदि वैल्यू रखें तो w हमने माना 6 और t आया हमारा 3। तो क्या 3 6 से बड़ा होता है, तो नहीं होता, मतलब ये भी हमारा क्या होगा गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना है 52 है, तो अनुपातों का भी अंतर निकालिए। अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 यूनिट बराबर है किसके 52 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 13 के, और 1 जब 13 के बराबर है तो हमें बड़ी संख्या यानी कि 7 वाला अनुपात बताना है, तो 7 बराबर हो जाएगा किसके 91 के। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर हैं। तो देखिए जब भुजाओं की जो माप होती है वो अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बराबर होता है √s × s - a × s - b × s - c। तो यहाँ पर देखिए s क्या होता है, s होता है सेमी परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब इन सभी को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो 12
प्लस का 14 और प्लस का 16 और बटे में आ जाएगा कितना 2। तो बताओ सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 और 16 कितने होते हैं 30, 30 और 12 हो गए 42, 42 में 2 का भाग लगाएंगे तो 21, मतलब एस का मान आ गया हमारा 21। और ए बी सी ये होती है हमारी भुजाएं, तो मतलब ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस, एस का मान कितना है 21 गुणा एस माइनस ए, तो 21 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा कितना 9 गुणा एस माइनस बी, तो 21 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा कितना 7 और गुणा एस माइनस सी, एस का मान कितना है 16 21 और सी का मान है 16, तो 21 में 16 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 और गुणा 9 और गुणा 7 और गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे देखिए 7 का एक जोड़ा है तो इन दोनों में से एक 7 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 3 और 5, तो 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15, तो ये हो जाएगा कितना 21 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ जो है वो गुणा है, तो निम्न व्यंजक का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हमें बोला गया है उसी प्रकार से इन साइंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 23 गुणा 15, तो यहाँ पर देखिए गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा की जगह हम लिखेंगे माइनस, तो 23 माइनस 15 और उसके बाद में देखिए यहाँ पर है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखा है 1/4, तो यहाँ पर लिखा है 1/4 और 1 भाग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या गुणा, तो गुणा करेंगे हम किससे 4 से। और उसके बाद में देखिए क्या लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है भाग है, प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ पर लगाएंगे भाग और 2, और यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या होता है प्लस, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या है 2। उसके बाद में देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और उसके बाद में है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा करेंगे किससे 2 से। उसके बाद में देखिए बोडमास रूल का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले किसका सोल्व करेंगे, बोडमास रूल में सबसे पहले आता है कौन, ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में भाग, गुणा, उसके बाद में जोड़ना और उसके बाद में घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि हम ब्रैकेट को सोल्व करें तो इस वाले जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए कितना है प्लस, और इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 को यदि हम गुणा करते हैं किससे 1 से तो आएगा कितना 4, और उसके बाद में ये ब्रैकेट लगा है और यहाँ पर लिखा है भाग, और यहाँ पर देखिए क्या है 2 + 2 ये कितना हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और बाहर गुणा है किससे 2 से। अब देखिए अंदर एक ब्रैकेट और रह गया है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 8 + 4 कितना हो जाता है 12, और 12 में हमें भाग लगाना है किसका 4 का, और फिर गुणा करना है किससे 2 से। अब एक ब्रैकेट और रह गया है तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 12 में भाग देंगे 4 का तो आएगा कितना 3, और गुणा करना है किससे 2 से, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 6। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कथन और इसके बाद में 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कथन दिया है कि निबंध जो है वो लेखन एक कला है, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होने की आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इसके संदर्भ में धारणा क्या है, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कहा गया है कि विषय में पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है, तो ये भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ जो अक्षर है वो रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि बी है फिर एम है, तो ऐसे देखो आगे भी हमें बी एम ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी वी, ऐसे यहाँ पर देखिए बी मतलब आगे वी आएगा, इस प्रकार से मतलब ग्रुप यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से इस बी से यदि हम इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से हम इस बी से इसको ब्रेक करें, ऐसे देखिए यहाँ पर वी है मतलब इससे पहले यहाँ पर बी आएगा, यहाँ से यदि हम इसको क्या कर दें ब्रेक कर दें, तो इस प्रकार से क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो देखिए यहाँ पर बी है मतलब इस वाली श्रृंखला का भी पहला अक्षर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी के बाद में वी आता है मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, वी आएगा, और फिर देखिए बी वी एम, तो बी वी एम और आगे डब्ल्यू आ रहा है मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इस वाले अक्षर को एक बार हमें छोड़ देना है, ये देखिए बी वी एम डब्ल्यू हो गया, ऐसे ये भी हो जाएगा बी वी एम और उसके बाद में डब्ल्यू। अब दूसरे अक्षर का पता लगाने के लिए देखिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्यू लिखा है, मतलब क्यू के बाद में कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद में कौन आएगा, एस आएगा, और एस के बाद में कौन आएगा, टी आएगा। तो इस प्रकार हमारी श्रृंखला बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है कौन, वी, वी के बाद में हमने क्या लिखा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में हमारा क्या लिखा, बी, बी के बाद में हमने क्या लिखा है, आर, आर के बाद में हमने लिखा है क्या, एस, एस के बाद में लिखा है हमने क्या, एम, उसके बाद में लिखा है हमने डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2.666 प्लस 2.77 को भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लगे हैं, इसका मतलब है कि आगे की ओर कंटिन्यू है। तो देखिए इस प्रकार की संख्या का मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट और 6 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और प्लस ऐसे ये है 2.777 मतलब 7 बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार लगा सकते हैं। अब देखिए बार हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बार हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या हमारी लिखी हुई है
उसको एज इट इज हमें इसी प्रकार से लिखना है। तो 26 और इसमें से माइनस कर देना है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है। तो देखिए कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, तो देखिए 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इस 2 को इसमें से माइनस करेंगे और बटे में हमेशा दशमलव के बाद में ही हमें देखना है। तो दशमलव के बाद में देखिए कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन पे बार लगा है, तो एक संख्या है तो एक बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। फिर देखिए प्लस यहाँ पर देखिए लिखा है 27, इसमें से वो संख्या माइनस करनी है जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है और बटे में कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो एक बार क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे। तो 26 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 24/9 और प्लस 27 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 25/9 और 24 और 25 कितना हो जाएंगे, 49/9। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से शहर पी से क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर पर हावर की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है, तो दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि दूरी समान होती है, यदि दूरी क्या हो, समान हो, तो देखिए पी से क्यू तक गया है और वापस क्यू से पी तक आया, मतलब दूरी क्या है, समान है और दूरी समान होती है तो जो एवरेज स्पीड होती है ये बराबर होती है 2ab और अपॉन a प्लस b, जहाँ पर a और b क्या है, चाल है, a जाने की चाल और b आने की चाल हो जाएगी। तो 2 गुना जाने की स्पीड है उसकी कितनी, 60, आने की स्पीड है उसकी 100 और बटे में a प्लस b यानी कि 60 प्लस 100, 60 और प्लस में हो जाएगा कितना, 100। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 गुना 60 और गुणा 100 और बटे में है कितना, 160। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 8 बार कैंसिल आउट होगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पर यदि हम 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 बार और फिर यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 75 किलोमीटर पर हावर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो देखिए ए जो है वो 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। तो देखिए हमें अंडे कितने गिनवाने हैं, तो 450 अंडे गिनवाने हैं, तो 450 अंडों का इनके अकेले का टाइम निकालना है। तो जो ए है वो देखिए यहाँ पर ए जो है वो 100 अंडे गिनता है कितने मिनट में, 4 मिनट में, 4 मिनट में, 4 मिनट में, कौन, ए। तो बताओ एक अंडा कितने मिनट में गिनेगा, एक अंडा गिनेगा 4/100 मिनट में। और इससे यदि हम अकेले से 450 अंडे गिनवाएं तो 450 अंडे कितने समय में गिनेगा, 450 अंडे गिनेगा 4/100 और गुणा कर देंगे किससे, 450 से। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा 2 बार और ये 2 से कैंसिल आउट होगा 5 बार और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 9, मतलब 450 अंडे गिनने में ए को अकेले को लगेंगे कितने, 18 मिनट। ऐसे यदि हम बी की बात करें, तो बी जो है वो इतने ही अंडे यानी कि 100 अंडे जो है वो काउंट करने में 5 मिनट का समय लगाता है। तो मतलब 100 अंडे गिनने में लगाएगा कितना, 5 मिनट, 5 मिनट। तो एक अंडा गिनने में लगाएगा कितना, 5/100। और यदि ये भी अकेला 450 अंडे गिनता, तो इसको समय लगता 5/100 और गुणा कर देते किससे, 450 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 9 बार, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45/2। 9 पंजे 45/2 का मतलब हो गया 45/2 मिनट। तो इसको लगते हैं 45/2 मिनट का समय। यदि अब ये दोनों साथ मिलकर अंडे गिनते, यदि साथ मिलकर के अंडे गिनेंगे तो देखिए ए अकेला इन 450 अंडों को गिनता 18 मिनट में और बी इन 450 अंडों को अकेला गिनता कितने में, 45/2 मिनट में। तो हम टोटल वर्क मान लेंगे इनके एलसीएम के बराबर। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या हमें देखनी है, तो 18 और 45 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 90। तो टोटल यूनिट मान लेते हैं हम कितनी, 90। तो यहाँ पर बताओ ये 1 मिनट में 18 मिनट में 90 यूनिट करता है, मतलब 1 यूनिट कितने में करेगा, 5 और ये 1 मिनट में कितने करेगा, तो 90 में 45/2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 4। किस प्रकार से देखिए 90 में जब 45/2 का भाग लगाएंगे तो बटे का 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो इससे 2 बार कैंसिल आउट होगा तो आएगा कितना, 4। अब देखिए दोनों मिलकर 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में 9 यूनिट कर सकते हैं और टोटल यूनिट कितनी यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर देखिए 90 को डिवाइड करेंगे जब 9 से तो आएगा कितना, 10। कितना आएगा, 10। तो 10 मिनट का समय लगेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उसी में हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इनमें से देखिए इनका नंबर लिख दो, डी 4 नंबर पे आता है, आई जो है 9 नंबर पे आता है, आर जो है 18 नंबर पे आता है, ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा मतलब सी लिखेंगे, उसके बाद में 4 नंबर वाला यानी कि डी लिखेंगे और उसके बाद में 3 4 के बाद में 5 मतलब ई लिखेंगे और उसके बाद में कौन सा है 9 नंबर पे यानी कि आई को लिखेंगे और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आई के बाद में आर आएगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पर लास्ट में आएगा कौन, टी। तो यहाँ पर देखिए इसका चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया है, इसका भी चेंज हो गया है, इसका भी चेंज हो गया है। तो केवल टी ही एक अक्षर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है
तो मान लो कि यदि मेरी आयु जो है वो x वर्ष है तो पिताजी की आयु 25 वर्ष ज़्यादा, यानी कि कितनी हो जाएगी x प्लस 25। ये वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु का जो योगफल था वो 39 वर्ष था। तो यदि हम 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 ईयर एगो, यानी कि 5 वर्ष पहले की यदि बात करें तो मेरी एज हो जाएगी कितनी, x माइनस 5, मतलब 5 वर्ष कम हो जाएंगी। और पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 25, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 5, तो मतलब ये हो जाएगा कितना, x प्लस 20। तो मेरी x माइनस 5 और पिताजी की आयु हो जाएगी कितनी, x प्लस 20। इनका योगफल कितना है, 39 है। तो यहाँ से देखिए यदि हम दोनों को जोड़ें तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस का 15। ये आना चाहिए कितना, 39। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर हो जाएगा 39 में से 15 माइनस करेंगे तो 24, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, 12। तो पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x का मान 12 आया है और हमने मेरी आयु कितनी मानी है, x ही मानी है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। यदि पिताजी की पूछी होती तो इसमें 12 ऐड कर देते तो आती कितनी, 37 ईयर्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से रुपये 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 2 गुनी है तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये टेलीविजन है और ये क्या है, हमारा प्रिंटर है। तो बोल रहा है यदि प्रिंटर की जो कीमत है वो टेलीविजन की कीमत से 2 गुनी है, तो यदि हम टेलीविजन की कीमत को 1 मान लें तो प्रिंटर की कीमत इससे 2 गुनी है, मतलब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है, तो अनुपात में बताओ कितनी कम हुई, 1 कम हुई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है किसके, 35,000 रुपये के। अब क्वेश्चन में हमें टेलीविजन की कीमत पूछी है, तो देखिए टेलीविजन का अनुपात 1 ही है और 1 की वैल्यू कितनी है, 35,000। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि दी गई समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। तो यदि हम 8 और 9 को चेंज करके देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा है 7 गुणा, और 8 की जगह हम लिख देंगे क्या, 9, और प्लस 9 की जगह क्या लिख दें हम 8, और माइनस का 6, और ये है भाग 3। तो देखिए कि क्या ये 59 आता है क्या। तो सोल्व करें तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 63, और फिर प्लस का 8, और यहाँ पर देखिए 6 में भाग देंगे 3 का तो आएगा माइनस का 2। अब यदि हम इसको सोल्व करें तो 63 और 8 71 होते हैं, 71 में से 2 माइनस करेंगे तो आना चाहिए कितना, 69, जबकि होना कितना चाहिए, 59। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। यदि हम 3 और 6 के स्थान बदलें, 3 और 6 के स्थान बदलेंगे तो क्या होगा हमारा, 7 गुणा 8 प्लस 9, और माइनस का 6 की जगह लिखना है हमें 3, और भाग, और 3 की जगह लिखना है हमें 6। तो सोल्व करते हैं तो देखिए 7 को 8 से गुणा करेंगे हो जाएगा 56, और प्लस 3 में यदि हम 6 का भाग देते हैं तो ये आएगा 1/2, तो यहाँ पर आएगा 9, और माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा 56, और 9 कितना होता है 65, 65 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 64.5, मतलब ये भी नहीं होगा। यदि हम अगला देखें 6 और 9 की पोजीशन चेंज करें तो देखिए क्या होगा, 7 और गुणा 8, और यहाँ पर लिखा है प्लस 9 की जगह लिखना है हमें 6, माइनस 6 की जगह लिखना है हमें 9, और यह है भाग 3। तो यदि हम इसको सोल्व करें तो देखिए 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 56, और यहाँ पर देखिए प्लस 9 में भाग देंगे 3 का तो 3 आएगा, तो ये आएगा 6 माइनस से 3। तो यहाँ पर देखिए 56 और 6 हो गए 62, 62 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 59, और देखिए कितना ही दे रखा है हमें, 59 ही दे रखा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उसके बाद में देखिए बोल रहा है कि मनोज जो है वो आगे से 11वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से देखिए 30 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं एक लाइन में, और जो मनोज का स्थान है वो आगे से 11वां स्थान है। तो मान लो कि यहाँ पर कौन खड़ा है, मनोज खड़ा है, और इसका यहाँ आगे से स्थान कौन सा है, 11वां स्थान है। कौन सी पोजीशन है, 11वां स्थान है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साहिन है वो पीछे से 7वें स्थान पर है। यहाँ पर साइन है, मान लो कि हमने मान लिया कि यहाँ पर साइन है और इसका पीछे से जो स्थान है वो कौन सा है, 7वां है। अगला बोल रहा है कि नीरज जो है वो साहिन के ठीक आगे खड़ा है। तो यहाँ पर कौन खड़ा हो जाएगा, साहिन के ठीक आगे कौन खड़ा हो जाएगा, नीरज खड़ा हो जाएगा। नीरज और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति हमारे पास 30 हैं। तो मनोज तक कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। और जो साहिन है इसका पीछे से स्थान 7वां था, और नीरज इसके ठीक आगे खड़ा है। तो नीरज जब ठीक आगे खड़ा होगा मतलब ये 8वें नंबर पर खड़ा है। तो देखिए 11 ऊपर थे और 8 नीरज तक हो गए, तो 11 और 8 कितने हो गए, 19 हो गए। और टोटल 30 है, मतलब इन दोनों के बीच में और कितने बैठे हैं, इन दोनों के बीच में बैठेंगे कितने, 11, क्योंकि मनोज तक 11 हो गए और इधर नीरज तक कितने हो गए, 8 हो गए। तो 11 + 8 कितने हो गए, 19 हो गए, और टोटल 30 थे। तो 30 में से 19 माइनस करेंगे तो आएंगे कितने, 11, मतलब 11 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी हमें ग्रुप वाली तालिका दी हुई हो, सारणी दी हुई हो, तो जो बहुलक होता है हमारा वो बराबर होता है L + F1 - F0 और बटे में 2F1 - F0 और माइनस F2, और गुणा करना होता है इसको किससे, H से। अब यहाँ पर ये L, H, F ये होता क्या है, तो उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये होती है बारंबारता, यानी जो परिवारों की संख्या वाला जो कॉलम है ये दिखाता है किसको, बारंबारता को। तो इसमें वो ढूंढना है, बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो बताओ इनमें सबसे ज़्यादा वाला कॉलम कौन सा है, तो ये 12 वाला है। तो ये वाले कॉलम के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये जो कॉलम बना रहे हैं इस वाले कॉलम पर हमें क्या देना है, ध्यान देना है। तो इस वाले कॉलम को हमें मानना होता है F1।
तो ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके बाद वाला हो जाता है कौन, F2। तो F0, F1, F2 की वैल्यू हमें पता चल गई। उसके बाद में L होता है इस वाले ग्रुप की जो नीचे वाली लिमिट होती है, तो इसकी नीचे वाली लिमिट कितनी है, 6 है। तो L का मान हो गया 6 और प्लस ऊपर देखिए F1 माइनस F0, तो F1 की वैल्यू कितनी है 12 और F0 की वैल्यू कितनी है 8। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 4 और बटे में देखिए 2F1, F1 का मान है कितना 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 24, माइनस F0 का मान कितना है 8 और माइनस F2 का मान कितना है 6 और गुणा H। H क्या होता है, H होता है इन दोनों ग्रुप में डिफरेंस कितने का है। तो देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, बस सोल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और प्लस ऊपर है 4 और बटे में देखिए 6 8 हो गया 14, तो 24 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 10 और गुणा करना है किससे, 2 से। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे या 8 बोल सकते हैं सीधा, इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हो जाएगा 6 और प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 0.8, तो हो जाएगा कितना 6.8। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। इधर बाएं तरफ है और इधर हमारी दाहिनी तरफ है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें। तो देखिए पहला था 158, 158 के पहला अक्षर 1 में यदि हम 5 जोड़ें तो हो जाएगा कितना 658। तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो बताओ क्या 6 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है 438, तो पहले अक्षर में यदि हम क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 938। तो बताओ कि पहले अंक में दूसरे अंक का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, तो जाता है, बिल्कुल सही है, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगली संख्या है हमारी 182, तो बताओ उसमें यदि हम 5 जोड़ दें पहले अक्षर में तो हो जाएगी कितनी 682। तो बताओ क्या 8 का भाग जाता है क्या 6 में पूरा पूरा, नहीं जाता। उसके बाद में अगली संख्या है 325, तो यदि हम 3 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 825। तो क्या 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। उसके बाद में है 230, यदि पहले अक्षर में यदि हम 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 730। तो बताओ 7 में क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो नहीं जाता। तो बताओ केवल ऐसे कितने पेयर हैं, 2 ही हैं, 1 और 2। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों P, Q, R, S, T और U में से प्रत्येक का वजन क्या है, अलग अलग है। Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। Q का वजन जो है वो केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। तो देखिए हम यूं बोल सकते हैं कि मान लो कि सबसे कम वजन वाला व्यक्ति ये हो, उसके बाद वाला ये हो, तो इससे अगला कौन आ जाएगा, इससे अगला आ जाएगा कौन, Q, क्योंकि Q का जो वजन है वो केवल 2 अन्य व्यक्तियों से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि P का वजन जो है वो U के वजन से अधिक है। तो अभी तक ना तो हमारे पास P की कोई इन्फॉर्मेशन है ना U की, तो इस वाली लाइन को एक बार हम होल्ड करेंगे। उसके बाद में है कि S का वजन जो है वो Q के वजन से क्या है, अधिक है। तो S का वजन क्या हो गया, वो Q के वजन से अधिक हो गया। तो ये लोग यहाँ पर Q के ऊपर कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है R का जो वजन है वो T के वजन से कम है। तो इस वाली लाइन को भी एक बार हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि Q का जो वजन है वो T के वजन से अधिक है। यदि Q का वजन T के वजन से अधिक है, इसका मतलब T का कम है, तो इसके नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पर T आ जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि सबसे 6 व्यक्तियों में से U का वजन दूसरा सबसे अधिक कौन है। तो सबसे पहले देखिए जो लाइन हमने छोड़ी थी उन लाइन को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली लाइन थी कि P का वजन U के वजन से अधिक है, तो अभी तक U नहीं है। अगली लाइन है कि R का जो वजन है वो T के वजन से कम है। तो R का वजन यदि T से कम होगा तो T से नीचे कौन आएगा, R आ जाएगा। और टोटल कितने दोस्त थे, 6 दोस्त थे, मतलब ऊपर और बाकी 2 दोस्त यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि U का वजन दूसरा सबसे अधिक है। तो U का वजन यदि दूसरा सबसे अधिक है मतलब इस वाली पोजीशन पे है कौन, U, और बच गया कौन है, अब हमारे पास P बच गया है, तो P का हो गया सबसे ज़्यादा। अब पूछा कि सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है। तो किसका है, S का है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि शब्द लेमेट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो अक्षर दिया गया है उसको लिखेंगे। तो L, A, M, E, N और ये है T। तो पहले तो इनके जो नंबर है वो लिख दो। तो L 12 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, M जो है वो 13 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। तो यदि हम इनको अरेंज करें तो सबसे पहले 1 नंबर वाला आएगा यानी कि A आएगा। उसके बाद में 5 नंबर वाला आएगा यानी कि E आएगा। उसके बाद में देखिए 5 के बाद में कौन सा है, 12 है, तो मतलब बाद में L आएगा। और 12 के बाद में देखिए कौन है, 13, मतलब M आएगा। उसके बाद में देखिए 14 वाला आएगा मतलब N आएगा। और उसके बाद में 20 वाला यानी कि T आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी पोजीशन चेंज हो गई है, इसकी भी पोजीशन चेंज हो गई है, इसकी भी हो गई है, इसकी भी चेंज हो गई है, लेकिन N की जगह N ही है और T की जगह T है। तो 2 ऐसे पेयर हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी घास जो है वो क्या है, झाड़ियाँ हैं। तो यदि हम ये घास मान लें कि ये घास है, तो सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो मतलब सारे के सारे घास जो है वो आ जाएंगे किसके अंदर, झाड़ियों के अंदर। ये हो गई हमारी झाड़ियाँ और ये हो गया हमारा घास। अब हो रहा है कि सभी जड़ें जो क्या हैं, फल हैं। सभी जड़ें क्या हैं, फल हैं। तो ये देखिए ये यदि जड़ होंगी और ये क्या है, हमारे फल हैं। ये है हमारे फल और ये है हमारी कौन, जड़ें। मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगला है कि सभी फल जो हैं वो फूल हैं। तो देखिए ये फल हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, फूल हैं। मतलब फूल वाला डायग्राम इनके कहाँ आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो फल हैं वो किसके अंदर आने चाहिए, फूल के अंदर यहाँ पर आने चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या है कि सभी घास जो है वो फल है। तो देखिए घास तो यहाँ पर है और फल जो है यहाँ पर है, तो इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि सभी जड़ें जो हैं वो फूल हैं। तो देखिए सारी की सारी जो जड़ें हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, वो फूल के अंदर आ रही हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो कथन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि कुछ फूल जो है वो फल हैं। तो देखिए कुछ फूल जो है वो क्या है, फल है। तो देखिए फल का डायग्राम ये है और पूरा पूरा किसका है, फूल का है। तो इतना हिस्सा जो बीच का कॉमन होगा वो क्या होगा, वो फूल और फल का कॉमन होगा, मतलब कुछ फूल जो है वो क्या होंगे, फल हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 और 3 क्या करते हैं, पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो देखिए कुछ कंडीशन दी गई है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक क्या है, एक सम संख्या है, तो इन दोनों कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न है हम उसको देखेंगे। तो पहला अंक एक विषम संख्या और अंतिम अंक एक सम संख्या। तो पहली शर्त का पालन कर रहा है, मतलब हमारे क्वेश्चन में हमने पहली शर्त को क्या करना है, फॉलो करना है। अगली शर्त है कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक हो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा घटक क्या है, एक प्रतीक है, और पांचवां घटक जो है वो एक सम संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए पांचवां घटक कौन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां घटक क्या हो, एक सम संख्या हो। तो इन दोनों के घटकों के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा घटक जो है वो तो एक प्रतीक है, लेकिन जो पांचवां घटक है वो एक सम संख्या नहीं है, मतलब इस शर्त को हमें पालन नहीं करना है। अगली कि यदि तीसरा घटक एक सम संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए तीसरा घटक क्या है, एक प्रतीक है, कोई सम संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको भी कोई फॉलो यहाँ पर नहीं करना है। तो केवल हमें पहले शर्त को ही फॉलो करते हुए इसका आंसर देना है। और पहली यह है कि यदि पहला हो एक विषम संख्या और लास्ट हो एक सम संख्या, तो इनको प्रतीकों को बदल देना है। मतलब 5 की जगह लिखना है हमें 8 का प्रतीक, और 8 का प्रतीक बताइए क्या है, सी। तो मतलब सबसे पहले आएगा सी। उसके बाद में देखिए हैशटैग की जगह हम लिखेंगे क्या, टी। उसके बाद में परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे क्या, डी। उसके बाद में 6 और 6 की जगह हम लिखेंगे क्या, एस। और उसके बाद में 7 की जगह लिखेंगे हम ए। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हैशटैग की जगह हम लिखेंगे टी। और उसके बाद में है 3 और 3 की जगह हम लिखेंगे कितना, के। और उसके बाद में है 8, लेकिन 8 की जगह लिखने हमें 5 वाला, और 5 का क्या है, क्यू, यू। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्व समावर्त्य हमेशा क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कितनी भी सहअभाज्य संख्याएं हो, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि उनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं हो। कि जैसे कि 5 और 7 है, जैसे कि 5, 7, 8 ये भी हम लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन होने का मतलब है कि इनके यदि हम फैक्टर करेंगे तो कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं होगा, या एक दूसरे का भाग इनमें नहीं जाता है, हम यूं भी बोल सकते हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो मतलब ऐसी कंडीशन में जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.0486 में भाग देना है 0.002 का। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है 0.0486 और बटे में लिखा है 0.002। तो देखिए सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि इनके पॉइंट यहाँ पर हटा देंगे। तो देखिए ऊपर लिखा है 486 और बटे में लिखा है हमारा 2। अब ये देखो कि ऊपर 4 संख्याओं के बाद क्या था, पॉइंट था। ऊपर 4 संख्याओं के बाद पॉइंट था, तो नीचे हम 1 के आगे क्या लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। और नीचे 3 संख्याओं के बाद पॉइंट था, तो ऊपर हम 1 के आगे 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए हैं। और 486 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 2, 4 और 3। और बटे में क्या है, 10 है। बटे में क्या है, 10 है। तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 24.3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि यदि 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं, यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर जो है वो 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए 2 डिब्बे हैं और दोनों में चॉकलेट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो है हमारा कितना, 7:5। और इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 28। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी, 14। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या हमें यहाँ से बतानी है। तो 1 की वैल्यू 14 है, तो बताओ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 14 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 98। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बींग, BEIN और G, और इसको हम लिख सकते हैं YVRM और ये है T। ऐसे देखिए दूसरा लिखा हुआ है प्राइड, यानी कि PRID और E, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, KIRW और V। तो इसी का फॉलो करते हुए हमें क्लीन को लिखना है CLEAN। इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए B का नंबर 2 होता है, E का 5 होता है, और जो I होता है इसका नंबर 9 होता है, N का नंबर कितना होता है, 14 होता है, और G का नंबर कितना होता है, 7 होता है। यदि हम इनका लिखें तो Y का होगा 25, और V का होता है 22, R का होता है 18, M का होता है 13 और T का होता है 20। ऐसे देखिए यहाँ पर P का होगा 16, R का होगा 18, I का होगा 9 और D का होगा 4, E का होगा 5, K का होता है कितना, 11, I का होता है 9, R का होता है कितना, 18, और W का होता है कितना, 23, और V का होता है कितना, 22। तो यहाँ पर देखिए 2 और 25 कितने होते हैं, 27, 5 और 22 कितने होते हैं, 27, 9 और 18 कितने होते हैं, 27, 14 और 13 कितने होते हैं, 27, 7 और 20 कितने होते हैं, 27। मतलब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 27। ऐसे देखिए 16 और 11 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 4 और 23 27, और 22 और 5 भी 27। मतलब जोड़ते हैं तो आना चाहिए कितना, 27। तो यहाँ पर देखिए C का नंबर कितना, 3, L का नंबर कितना, 12, E का नंबर कितना,
5, ए का नंबर कितना 1 और एन का नंबर कितना 14। तो बताओ 27 बनाने के लिए 23 में कितना 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा 24, 27 बनाने के लिए 12 में कितना जोड़ेंगे हम 15, 27 बनाने के लिए 5 में कितना जोड़ेंगे हम तो 22, और इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 26 और इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें कितना 13। तो बस लिख दो 24 नंबर पे कौन आता है हमारा, 24 नंबर पे आएगा हमारा एक्स। 15 नंबर पे कौन आता है हमारा ओ। 22 नंबर पे आता है हमारा कौन, 22 नंबर होता है वी का। 26 नंबर होता है हमारा किसका जेड का, और यहाँ पर 13 नंबर होता है हमारा एम का। तो एक्स ओ वी जेड एम, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कथन और उसके बाद में हमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो है कि सभी कुरियर जो है वो क्या है, शिपमेंट है। तो ये हो गए यदि हमारे कोरियर हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, शिपमेंट है। तो मतलब ये शिपमेंट के अंतर आ जाएंगे सारे के सारे कोरियर। तो ये हो गया हमारा शिपमेंट। फिर बोल रहा है कि सभी शिपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे के सारे शिपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके भी बाहर आ जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया किसका, ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी होल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट का डायग्राम है। तो होल का हमें इसे अलग बनाना होगा क्योंकि आपस में दोनों का कोई लिंक नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, तो पहला बोल रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो शिपमेंट नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शिपमेंट है हमारा और ये ट्रांसपोर्ट है। तो इनके बीच का जो ये हिस्सा होगा ये आपस में कॉमन होगा। तो मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होंगे, शिपमेंट भी होंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है शिपमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में कि सभी कुरियर जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो देखिए ये ट्रांसपोर्ट का डायग्राम बाहर है और कोरियर का इसके अंदर है, और अंदर है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो है कोरियर वो ट्रांसपोर्ट के अंदर है। तो सभी कोरियर क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये सही होगा। उसके बाद में बोल रहा है कि कुछ ट्रांसपोर्ट जो है वो शिपमेंट है। तो बिल्कुल देखिए ये ट्रांसपोर्ट का डायग्राम है और जो शिपमेंट है उसका डायग्राम इसके अंदर है। तो इसके अंदर का जो हिस्सा जो कॉमन होगा ट्रांसपोर्ट का भी होगा और शिपमेंट का भी होगा। तो कुछ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, शिपमेंट हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि कोई भी कोरियर जो है वो होल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कोरियर का डायग्राम और ये होल का डायग्राम, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कोई भी कोरियर जो है वो होल नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 पालन करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 0, 2, 6, 12 और 20। तो 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से 2 का मतलब हुआ कि हमने 2 ऐड किया इसमें। फिर 2 से 6 का मतलब हमने 4 ऐड किया। फिर देखिए 6 से 12 का मतलब हमने 6 ऐड किया, और उसके बाद में 12 से 20 का मतलब हमने 8 ऐड किया। तो देखिए 2, 4, 6, 8, तो आगे ऐड करेंगे हम कितना 10, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 30। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। तो यदि a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर o इस प्रकार से यदि लिखा हुआ हो, तो यदि सभी का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम लिखते हैं m प्लस n प्लस o। तो वही काम यहाँ करना है, सभी का बेस सेम है। तो ये तो हो जाएगा 5, और जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती है। तो 3 और 4 7 और 2 9, तो ये आएगा 5 की पावर 9। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यदि डायरेक्ट जोड़ने और घटाने की बात आए तो हम डायरेक्ट अनुपातों को जोड़ या घटाकर एक की वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेते हैं। लेकिन यदि हम गुणा की बात करें या भाग की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एक की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम संख्याएं मान लेते हैं कि इनका अनुपात जो है 5:6:8 है। मतलब वो संख्याएं हो जाएंगी हमारी कितनी, 5x, 6x और 8x। अब इनके वर्गों का योग 1250 है। तो यदि हम इनके स्क्वायर करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 64x स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 36x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, और इन सभी का योग दे रखा है हमें 1250। तो यहाँ पर देखिए 64 और 36 हो जाएंगे 100, और 25 125। तो 125x स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा किसका, 1250 के। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 10। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी, √10, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा हमारा अंडर। अब हमें इन संख्याओं का गुणनफल बताना है। गुणनफल का मतलब सभी संख्याओं को गुणा कर दो। तो 5x गुणा 6x और गुणा 8x। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 को 8 से गुणा करेंगे तो 240, और x गुणा x ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब। x का क्यूब का मतलब √10 गुणा √10 गुणा √10, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, √10। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये है 240, और गुणा √10 गुणा √10, तो एक मतलब √, हट जाएगा इसका, √10 का स्क्वायर होगा तो मतलब √, हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 10 और गुणा में आएगा √10, तो हो जाएगा 2400 √10। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH लिखा जाता है और QRYHN को NOVE के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में POTR को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या हम लिख लेंगे जो अक्षर दिए हुए हैं, GL, यह है E, और उसके बाद में P, और उसके बाद में K, और इसके नीचे इसके अक्षर लिख लो जिनमें हमें इसको बदला है। तो D, I, B, M और H। ऐसे ही दूसरा है Q, R, Y, H और N। तो इसको हम लिख लेंगे N, O, V, E, और ये है K। तो बस इनके नंबर लिख लो आप। तो G का नंबर होता है 7, L का नंबर होता है 12, E का नंबर होता है 5, और P का नंबर होता है कितना, 16, और K का नंबर होता है 11। यहाँ पर D का नंबर होता है 4, I का नंबर होता है 9,
और बी का नंबर होता है कितना 2, और एम का नंबर होता है कितना 13, और एच का नंबर होता है कितना 8। ऐसे देखिए क्यू का नंबर होता है 17, आर का नंबर होता है 18, वाई का नंबर होता है कितना 25, और एच का नंबर होता है कितना 8, एन का नंबर होता है कितना 14, एन का नंबर होता है 14, ओ का नंबर होता है 15, वी का नंबर होता है 22, ई का नंबर होता है 5, और के का नंबर होता है 11। तो यहाँ पर देखिए 7 से 4 मतलब हमने 3 माइनस किया, 12 से 9 3 माइनस किया, 5 से 2 3 माइनस किया है, 16 से 13 3 माइनस किया, 11 से 8 मतलब -3 किया है। तो सब में हमने 3 3 घटा दिया है। ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो सभी में हमने क्या किया है 3 माइनस कर दिया है, सभी में हमने 3 माइनस कर दिया है। तो जिसको हमें चेंज करना है, किसको चेंज करना है, पी ओ टी ई और आर, इसको यदि हम चेंज करें तो देखिए पी का नंबर कितना होता है 16 होता है, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो मतलब 13। ओ का नंबर कितना होता है 15 होता है, मतलब 3 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 12। टी का नंबर 20 होता है, 3 माइनस करेंगे तो आएगा 17। ई का नंबर कितना होता है 5 होता है, 3 माइनस करेंगे तो 2, और आर का नंबर होता है 18, 2 माइनस करेंगे तो 16। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे आता है हमारा एम, 12 नंबर पे आता है एल, 17 नंबर पे आता है क्यू, 2 नंबर पे आती है बी, और 16 नंबर पे आएगा कौन पी। तो एम एल क्यू बी ओ, सॉरी यहाँ पर देखिए आर का नंबर 18 होता है, 18 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 15। तो यहाँ पर 15 नंबर पे आएगा कौन ओ। तो एम एल क्यू बी ओ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, नहीं है हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो हमारी समांतर रेखाएं ड्रॉ करेंगे, ये होगी दो पैरेलल लाइन, ये मान ली हमने एल और ये मान ली हमने एम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो हमने ये एक तिर्यक रेखा मान ली जो इनको प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला तो यही है कि शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं, कि जैसे मान लो कि ये वाला हमारा पॉइंट है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही इस वाले कोण के सामने ये वाला कोण है, तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये इनका मान जो है वो आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना है, हमें गलत बताना है। ये सही है मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का मान समान होता है। तो जैसे देखिए ये वाली तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही थी, तो एक तरफ के अंतःकोण युग्म होते हैं, जैसे कि ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, दोनों एक ही तरफ के अंतःकोण युग्म है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका मान समान होता है, इनका मान समान नहीं होता है, इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, बराबर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब सही नहीं है, मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं हम। तो संगत कोण युग्म के कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब संगत कोण युग्म क्या होते हैं, कि जैसे देखिए तिर्यक रेखा इसको काट रही थी, तो यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसी टाइप का देखिए दूसरी रेखा के साथ एंगल कहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी। तो ये होते हैं संगत कोण युग्म। तो जितना मान इस कोण का होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। ऐसे देखिए जैसे कि ये वाला कोण बन रहा है यहाँ पर, तो सेम कोण यहाँ पर ये बनेगा, तो ये संगत कोण युग्म कहलाते हैं, और इनका मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये भी सही है। ऐसे ही एकांतर अंतःकोण युग्म में कोणों का मान समान होता है। अब एकांतर अंतःकोण युग्म कौन से हो गए, तो देखिए ये अंदर की ओर कोण बन रहा है और ये वाला कोण भी अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये एकांतर अंतःकोण युग्म कहलाते हैं, और इनका मान भी क्या होता है, समान होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कि सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ए बी जो है वो समांतर है किसके, क्यूपी के। ए बी का मान x है, पी क्यू का मान x + 10 है, और आर बी का मान x/2 है, और बी पी का मान x + 11 है। तो पी क्यू का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो करेक्शन कर लें, क्योंकि 18 इकाई नहीं, इसका आंसर 14 इकाई होगा। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर 14 बना लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब यह है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और ये वाला कोण जो है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो देखिए डायग्राम उल्टा बनाया हुआ है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि मान लो कि हमारा कोई त्रिभुज है ए बी और सी, यदि इस BC के समांतर कोई रेखा हम यहाँ पर खींच दें D और E, यदि ये दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो ये वाला कोण दोनों में क्या होता है, ये वाला कोण दोनों में क्या होता है, समान या कॉमन होता है। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज होते हैं, एक तो त्रिभुज हो गया हमारा ABC, और एक हो गया हमारा A D और E, ये एक दूसरे के समरूप होते हैं, और समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको थोड़ा घुमा के बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, और ये वाला जो कोण है दोनों में कॉमन है। मतलब जो त्रिभुज ARB और दूसरा होगा कौन सा, R है तो हम इसको RAB लिख लेते हैं। त्रिभुज RA और B, और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा, RQ और P, ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हमें कौन कौन से मान दे रखे हैं, तो इस साइड के दे रखे हैं, इसमें इस साइड का दे रखा है, और इस साइड का दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहले यदि हम छोटे वाले त्रिभुज की लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R/B, R/B, और इसी के संगत दूसरी त्रिभुज की भुजा कौन सी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कौन सी, R और P, तो RP, ये बराबर होगी। देखिए छोटे वाले में कौन सी है, AB, और इसके संगत बड़े वाले में कौन सी है, QP, तो इनका मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए RB का मान है x/2, और RP का मान कितना है, RP का मान हो जाएगा यहाँ पर x/2 और प्लस का x + 1।
और ये बराबर होगा ए बी का मान देखिए कितना है x, और बटे में होगा QP, और QP का मान कितना है x प्लस 10। तो हमें PQ का मान बताना है, तो पहले x का मान निकालना होगा। तो देखिए पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पर x/2, और बटे में देखिए कितना होगा, बटे में हो जाएगा ये x प्लस का 2x और प्लस का 2, और बटे में है कितना 2, और इधर हो जाएगा x और x बटे x प्लस 10। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, इधर तो होगा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा 1/x और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 2, और बराबर में बचेगा 1/x प्लस 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 2 जो है ये बराबर होगा किसके, x प्लस 10 के। तो हम बोल सकते हैं कि 2x बराबर हो गया 8 के। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 4, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, PQ की पूछी है। तो x का मान 4 आया है, और ये है x प्लस 10। तो x प्लस 10 और x का मान 4 है, तो 4 प्लस 10 यानी कि आएगा 14 इकाई। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्षों A 0,-2, B 2,1, C 0,4 और T -2,1 से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको, वरना हम यदि एरिया निकालते हैं तो चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल में हमें डिवाइड करके बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला निकालना होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे। तो मान लिया कि ये हमारा एक चतुर्भुज है, और इनको नाम दे देंगे A, B, C और ये हो गया D। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डायगोनल बनाना है, विकर्ण बनाना है। चाहे तो आप A को C से मिला दो, चाहे B को D से बना दो। तो यहाँ से हमने A को C से मिला दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C D हो गया। तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बने हैं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ पर अलग अलग निकालना होगा, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज बनेगा हमारा कौन सा, ABC। तो इस ABC का एरिया निकालेंगे, तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट है 0,-2, 0,-2, और B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर कितना 2,1, और C का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0,4। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0,0 बनाना है। तो देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमें इसको 0,0 बनाना है। तो ये तो देखिए पहला तो 0 है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। और दूसरे को 0 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा, क्योंकि माइनस का 2 है तो प्लस का 2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यही काम हमें सब में करना है। तो इस वाले में देखो पहले में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, और दूसरे में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3। और ऐसे यदि हम तीसरे में देखें तो पहले में कोई चेंज नहीं करना है, और अगले में हमें 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 0 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब जो 2 कोऑर्डिनेट हैं इनमें बाहर वाली संख्याओं का बाहर गुणा करना है, और अंदर वाली संख्याओं का अंदर गुणा करना है। तो देखिए बाहर वाली का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 12, और अंदर वाली का गुणा करेंगे तो आएगा 0, और इनका हमें लेना होता है यहाँ पर अंतर, और जो भी आए उसमें भाग लगाते हैं हम किसका, 2 का। तो देखिए कितना हो जाएगा 6। तो इस वाले त्रिभुज का एरिया आया कितना 6। ऐसे देखिए हमारा दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर कौन सा, त्रिभुज A, C और D। तो इसके यदि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A का कोऑर्डिनेट है 0,-2, और देखिए C का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, और यहाँ पर देखिए D का कोऑर्डिनेट कितना है -2,1। तो यहाँ पर देखिए हमें किसी भी एक को क्या करना है, 0 बनाना है। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप किसी को भी बनाएं। जैसे मान लो हम इसी को 0 बनाएं, तो देखिए ये तो 0 है, मतलब कोई चेंज नहीं करना। इसमें यदि हम प्लस का 2 कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो सेम काम इनमें करना है। तो देखिए ये तो 0 है, कोई चेंज नहीं करना, और 4 में 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो पहले में हमें कोई चेंज नहीं किया था, तो ये तो होगा -2, और अगले में हमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है, मतलब ये हो जाएगा कितना 3। तो ये तो 0 0 है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर बाहर वालों का बाहर गुणा करेंगे, तो 3 का 0 से गुणा किया 0, और अंदर वालों का अंदर गुणा करेंगे, तो 6 को -2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना -12, और इन दोनों का लेना होता है हमें क्या, अंतर। तो यहाँ पर देखिए और भाग लगा देना है किससे, 2 से, तो ये जाएगा 12/2, 12/2 का मतलब 6। तो देखिए यदि माइनस में भी आता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होता है। यहाँ पर ये साइन अंतर का होता है, मतलब छोटी बड़ी संख्या कोई सी भी हो, किधर भी लिखी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अंतर लेना होता है, और हमेशा पॉजिटिव में ही उसको मान के चलना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कितना हो जाएगा 6, तो इसका एरिया भी आएगा यहाँ से कितना 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। तो देखिए इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, हर 2 घंटे बाद में इसकी स्पीड बढ़ती है। तो शुरू के 2 घंटे में 60 की स्पीड से जाएगी तो 120 किलोमीटर की क्या कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी। उसके बाद में 2 घंटे बाद में इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 75, और अगले 2 घंटे में 75 की स्पीड से जाएगी कितना 150 किलोमीटर। तो टोटल देखिए यहाँ से कितना हो गया है, टोटल यहाँ से हो गया कितना 270 किलोमीटर, और टोटल हमें चलना है 360 किलोमीटर, मतलब अभी भी हमारी 90 किलोमीटर डिस्टेंस बची हुई है। तो अगले 2 घंटों के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगले 2 घंटों के लिए हो जाएगी उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें चलना भी कितना है, 90 किलोमीटर चलना है, और स्पीड भी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ इस 90 किलोमीटर को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम कितने समय में ट्रेवल कर लेंगे। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस और अपन स्पीड। तो डिस्टेंस भी हमारी 90 और स्पीड भी हमारी 90। तो देखिए कितना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा हमें और लग जाएगा। तो 2 घंटे इसी स्पीड से चले, 2 घंटे हम इसी स्पीड से चले, और अब 90 की स्पीड से हमें केवल 1 ही घंटा चलना होगा। तो टोटल 5 घंटे हमें यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि x और y संख्या 115 xy के ऐसे 2 अंक हैं कि वह संख्या 90 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, तो x प्लस y का मान बताओ। तो देखिए 90 का मतलब हो गया 9 गुणा 10। तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट अक्षर तो 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी वो 10 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 115, और इस वाली डिजिट को अभी हम फाइंड करेंगे, और y की जगह आएगा कितना 0। y की जगह क्या लिखना होगा, हमें 0 लिखना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि लास्ट अंक 0 होगा तो ही वो 10 से विभाजित होगा। और 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 कितना होता है 2, 2 और 5 कितना होता है 7।
तो 7 है, तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए था। तो मतलब इनका योग 7 हो गया, तो हमें यहाँ पर कितना लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो 2 जब लिखेंगे तो देखिए 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9, 9 में 9 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 9 का भी भाग चला जाएगा और 10 का भाग भी यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है हमारा x और यहाँ पर लिखा है y, तो x का मान 2, y का मान 0, तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि किसी रियायती बिक्री में रुपये 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो देखिए 10,490 उसका मूल्य था और बेचा हमने कितने में है, 9441 रुपये में। तो बताओ कितनी छूट मिली है। तो यहाँ पर हम छूट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पर देखिए 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, सॉरी 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 0, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 9 माइनस करेंगे तो 1। तो 1049 रुपये की हमने क्या दे दिया है, यहाँ पर छूट दे दी है। इसी को हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में देखिए कितना हो जाएगा ये, तो हमने छूट दी कितनी की, 1049 रुपये की, और बटे में देखिए आता है कि छूट किस पर दी है, तो कौन सी राशि पे दी है हमने, 10,490 पे, और गुना करेंगे हम किससे, 100 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1049 से 1049 कैंसिल आउट, तो 10% का क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के मूलों में से एक मूल जो है वो x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए यदि दो मूल अल्फा और बीटा हो तो उनका जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस के बी बाई ए के। और ये समीकरण देखिए यदि हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से यदि हम तुलना करें, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह कितना है 1 है और बी की जगह कितना है माइनस का 12 है। यहाँ पर हमें सिर्फ बी और ए की ही जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इनमें से एक मूल 3 है, तो अल्फा या बीटा में से किसी को भी हम एक को 3 मान लेंगे और दूसरे का मान हमें यहाँ पर बताना है। और माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर देखिए बीटा बराबर हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस, तो हो जाएगा 12 और ये प्लस का 3 उधर चला जाएगा माइनस में, तो दूसरे मूल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 9। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के कितनी बार समकोण पर होंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन का मतलब हो गया, 2 दिन का मतलब हो गया कितना, यदि हम 24 से गुणा करेंगे तो 48 घंटे। और यहाँ पर देखिए 1 घंटे में घड़ी की सुइयां जो है वो 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं होता है क्योंकि बीच में देखिए 2 से 4 का जो समय होता है और 8 से 10 का जो समय होता है, इसके बीच में केवल 3 बार बनता है और इसके बीच में केवल 3 बार बनता है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में कौन आता है, 3 आता है, तो 3 दोनों में कॉमन होता है, वो 2 से 3 में भी और 3 से 4 में भी। ऐसी 8 और 10 के बीच में 9 आता है, तो 9 बजे भी समकोण बनेगा, तो वो 8 और 9 में भी होगा और 9 और 10 में भी होगा। तो इन वाले 2 घंटों में 4 4 बार ना बन के 3 3 बार बनेगा, तो इसका मतलब 2 कम हो जाएगा। तो 12 घंटे में 2 माइनस कम करेंगे यहाँ से, तो 12 घंटे में 22 बार क्या बनता है, समकोण बनता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां जो है वो 22 बार समकोण बनाती हैं। तो यहाँ पर हमें 48 घंटे में बताना है, तो बताओ 12 घंटे में 22 बार बनाती हैं, तो 48 घंटे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। तो इसको भी हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 22 और 88। तो 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में टोटल 88 बार समकोण बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आना और योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र जो हैं वो मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। सभी का मुख जो है वो मेज के केंद्र की ओर है। सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कृति जो है वो दुर्गा के बीच में, केवल ताहिरा है। तो यहाँ पर देखिए हमें कुल मिलाकर बात यह है कि कौन कोनों पे बैठा है, कौन मेज पे बैठा है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो ऐसा फिक्स नहीं है, तो देख लीजिए हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा वर्ग हो गया, तो 4 मित्र इसके कोनों पे बैठे हुए हैं, तो ये हमने कोनों पे 4 मित्रों को बैठा दिया। कई बार क्वेश्चन में हमें ये भी कंडीशन दे देता है कि कोई स्पेशल बता देता है कि वो कोने पे बैठा है या भुजा के मध्य में बैठा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये 8 मित्र हो गए। अब देखिए एक एक लाइन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि सूर्या जो है वो दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले हम दुर्गा को बैठा देंगे। तो मान लो कि हमने यहाँ पर दुर्गा को बैठा दिया है, यहाँ पर हमने बैठा दिया किसको, दुर्गा को बैठा दिया है। तो दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो दाईं ओर तीसरा स्थान हो जाएगा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन, सूर्या। तो सूर्या जो है वो दुर्गा के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगला है कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। तो कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। तो देखिए अभी तक हमारे पास ना तो ताहिरा यहाँ पर है ना कीर्ति है, तो केवल एक अभी तक हमारे पास आया है बीच में कौन, दुर्गा। लेकिन अभी इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाली लाइन को हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। आगे है कि मानसी जो है वो दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए ये दुर्गा है और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगी, मानसी। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दिया हमने मानसी को। तो दुर्गा का बाईं तरफ इस तरफ होगा और पहला स्थान, और ये दूसरे स्थान पर कौन होगी, मानसी। उसके बाद में है कि सूर्य और योशिता के बीच में केवल वृत्ति बैठी है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक सूर्या तो हमारे पास है, लेकिन योशिता के बीच में कोई केवल वृत्ति बैठी है, तो अभी तक हमारे पास योशिता नहीं है। तो इस वाली लाइन को भी हम एक बार क्या करेंगे, होल्ड पर डालेंगे। आगे है कि जो योशिता है वो आहना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अभी तक देखिए हमारे पास आहना की भी कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको भी एक बार लाइन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। आगे है कि जो वृत्ति है वो मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए ये मानसी है और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान बाईं ओर ये होगा, यहाँ पर कौन बैठी है, वृत्ति बैठी है। अब देखिए सब एक दूसरे से क्या हो गए हैं, लिंक हो गए हैं। तो जो हमने ऊपर 3 लाइनों को होल्ड किया था उनको अब एक एक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहली थी कि जो कीर्ति है और दुर्गा है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल कौन है, ताहिरा है। तो देखिए ये होगी कीर्ति,
सॉरी ये होगी दुर्गा और दूसरी है हमारे पास कौन यहाँ पर कीर्ति। इनके बीच में हमें केवल एक व्यक्ति को बैठाना है। तो देखिए यदि हम दुर्गा के इधर यदि हम बैठाएं तो इधर तो मानसी है, तो दोनों के बीच में नहीं बैठ सकती। लेकिन यदि दुर्गा के हम इधर कीर्ति को बनाते हैं, यदि हम दुर्गा के इधर कीर्ति को बनाते हैं तो देखिए दुर्गा और कीर्ति के बीच में केवल कौन बैठ जाएगी, यहाँ पर ताहिरा बैठ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगली लाइन हमने जो होल्ड की थी वो ये थी कि सूर्य और योशिता के बीच में केवल वृत्ति बैठी है। तो सूर्य और योशिता के बीच में कौन बैठा है, केवल वृत्ति बैठी है। तो हमें यहाँ पर बनाना होगा किसको, योशिता को। तो यदि हम यहाँ पर योशिता को बनाते हैं तो देखिए सूर्या और योशिता के बीच में कौन बैठ जाता है, वृत्ति बैठ जाती है। उसके बाद में देखिए अगली लाइन थी कि योशिता आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए योशिता जो है वो आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर है, या हम ये बोल सकते हैं कि आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, योशिता है। तो सभी मित्रों को हमने यहाँ पर बैठा दिया है। अब पूछा है कि ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। तो यहाँ पर देखिए यह है हमारी यहाँ पर ताहिरा, और इसके बाईं और तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो किसका स्थान है, ये मानसी का स्थान है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ab होंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्म होता है a x स्क्वायर प्लस का b x और प्लस का c बराबर 0। यहाँ से यदि हम इसकी तुलना करें तो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कितनी, 1। a होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो इसके गुणा में 1 है। ऐसे ही b होता है x का गुणांक, तो इसके गुणा भी 1 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, और c की जगह क्या लिखा हुआ है, -2। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण के जो रूट हैं वो है a और b, तो इनका जो योग होता है a प्लस बी, ये तो बराबर होता है -b/a के। और यहाँ पर देखिए b और a दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1/1 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। और ऐसे ही इनका जो गुणनफल होता है a इंटू बी, ये बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना होगा, -2, और a की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 ही आ जाएगा। अब हमें वो समीकरण बतानी है जिसके दो मूल क्या क्या है। पहला मूल तो है 1/a प्लस 1/b। यदि हम पहले मूल की बात करें, मान लिया कि वो मूल अल्फा है, तो अल्फा तो हमें दे रखा है कितना, 1/a और प्लस 1/b। तो यदि हम इसको सोल्व करें तो यदि एलसीएम लें इसका, तो नीचे तो हो जाएगा ab और ऊपर आएगा a प्लस b। तो यहाँ से देखिए a प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, और बटे में देखिए ab, और ab की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, ab की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी, -2। तो देखिए इसे कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2। और दूसरा मूल यदि बीटा मान लें, और ये दे रखा है हमें क्या, ab, तो देखिए ab का मान कितना है, -2। तो समीकरण के दो मूल हो गए, एक तो अल्फा और एक बीटा, और जिनकी वैल्यू कितनी है, पहले मूल की वैल्यू होगी 1/2 और दूसरे की होगी -2। तो यदि हमें किसी समीकरण के मूल पता हो और यदि वो समीकरण हमें बतानी हो तो वो बराबर होती है x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्लस यहाँ पर आएगा गुणा में x, और उसके बाद में प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और बराबर 0। तो बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें। तो x² माइनस मूलों का योग, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक तो है 1/2 और दूसरा है -2। तो यदि हम इनके योग की बात करें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और -2, तो ये हो जाएगा कितना, -3/2। तो योग तो हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो साइन है, और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है हमें -3/2, और ये हो जाएगा इंटू x, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -2, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x² और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x, और बटे में कितना है 2, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुना होकर आएगा माइनस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1 और बराबर 0। अब देखिए बटे का 2 हटाने के लिए पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2x² और प्लस का यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x, और यहाँ आएगा -2 और बराबर 0। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर हमें शर्त दी गई है कि संक्रियाओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त नहीं करना है, और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें समुच्चय दे रखा है 1, 8, 3, और दूसरा दे रखा है 2, 21 और 25। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है। यदि हम इनका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इन दोनों के यदि हम डिफरेंस की बात करें तो वो कितना होता है 8। ऐसे अगले में देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। यदि हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना होता है 21, यानी कि जो पहले और लास्ट में संख्या लिखी है उनके स्क्वायर का अंतर बीच में लिखा हुआ है। तो यदि हम पहले में देखें तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो वो कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 33। तो देखिए यहाँ पर 33 ही लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यदि हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यदि हम इनका अंतर निकालते तो कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, मतलब सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन लिखी हुई है कि 5, 13, 23, 49, और हमें बतानी है कि अगली टर्म इसकी क्या होगी, और लास्ट में लिखा है 193।
तो यहाँ पर देखिए 5 से 13 बना है तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर देखिए 8 का। ऐसे ही 13 से 23 बना है तो देखिए कितने का फर्क है यहाँ पर 10 का। फिर हम देखें कि 23 से 49 यदि हम देखें तो 23 से 49 सीधा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कितने का 26 का। तो यहाँ पर देखिए पहले 8 जोड़ा हमने, फिर 10 जोड़ा, फिर 26 जोड़ा, मतलब इस प्रकार से तो हमारी सीरीज़ में कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो इसके अलावा यदि हम और कुछ देखें तो किस प्रकार से हम 5 से 13 बना सकते हैं और फिर 13 से 23 बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 का डबल करें, यदि हम क्या करें 5 का डबल करें तो 5 को यदि हम 2 से गुणा करें तो आता है कितना, 5 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, और यदि हम उसमें 3 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कितना 13। कितना मिल जाएगा 13। फिर ऐसे देखिए यदि हम 13 को 2 से गुणा करें, 13 को यदि हम 2 से गुणा करें तो 13 दूनी कितना होता है 26, और 26 में से यदि हम 3 माइनस करें तो हमें मिल जाएगा कितना 23। फिर आगे देखिए यदि हम 23 को गुणा करें हम 2 से, तो 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46, और उसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कितना 49। तो देखिए अब यहाँ पर सीरीज बन गई है कि पहले हमने 2 से गुणा किया और 3 को जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया और 3 घटाया, फिर गुणा किया 2 से और 3 जोड़ा, मतलब एक बार 3 को हम जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, हम 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और पहले यहाँ पर जोड़ रहे थे तो अब क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे। तो 49 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो आएगा 98, और 98 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 95। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि निम्नलिखित ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान 2 सेल्समैनों पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं। तो ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए तालिका दी गई है। तो इसमें बोला गया है कि इन 4 महीनों में पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यदि हम पी की बात करें तो पी का टोटल कितना हो जाएगा, तो पी ने टोटल बेची है 80 प्लस 30 प्लस 50 और प्लस 90। तो यदि हम इन सभी का टोटल करें तो देखिए कितना होगा, 80 और 30 होता है 110, और 50 160, और 90 और ऐड करेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर 160 और प्लस 90 हो जाएगा 250। ऐसे यदि हम क्यू के द्वारा बेची गई टोटल यहाँ पर देखें तो 60 प्लस का 40 प्लस का 70 और प्लस का 60, तो 60 और 40 100, 100 और 70 हो जाएंगे 170, और 170 और 60 हो जाएंगे कितने 230। तो हमें क्या करना है यहाँ पर इनका रेशियो बताना है कि पी और क्यू द्वारा बेची गई जो इकाइयाँ हैं उनका अनुपात हमें बताना है। तो पी का है कितना 250 और अनुपात क्यू का है कितना 230। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनका रेशियो आएगा यहाँ से कितना 25:23। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए यह है 12 और उसके बाद में है साइन भाग का, और भाग का अर्थ क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा 6, और उसके बाद में देखिए लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस का 28, और उसके बाद में देखिए है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ है यहाँ पर क्या भाग, तो हम यहाँ पर लगाएंगे भाग, और क्या है 7, और गुणा, तो देखिए गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा के निशान की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर क्या प्लस, और कितना है 14। तो यहाँ पर बस सोल्व करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले हम गुणा और भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 को जब 6 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 72, और माइनस फिर देखिए हम भाग करेंगे तो 28 में भाग देंगे 7 का, तो आएगा कितना 4, और फिर है क्या यहाँ पर 14। तो यहाँ पर देखिए यह है 72 और माइनस 4, तो 72 में से जब 4 को हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर 68, और उसमें ऐड करना है हमें कितना 14। तो बताओ 68 में जब 14 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 82। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि रुपये 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो हमारे मूलधन का 80% होता है। मूलधन का 80% होता है। तो रेट है यहाँ पर 5% और टाइम है 3 वर्ष। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कितना 15%। हमारी रेट है 5% और समय है कितना 3 वर्ष। तो जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन का 15%। तो यहाँ पर हमारा मूलधन दे रखा है कितना 1280, तो इसका 15% हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बार, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 बार। अब देखिए 128 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से कितनी बार 64 बार, और जब 64 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 192। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आएगा कितना 100। तो देखिए वही आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 2 से कैंसिल आउट होगा 64 बार, और 64 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 192। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या हमें ध्यान रखना है कि मूलधन का 80% ही क्या होता है, उसका साधारण ब्याज होता है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।